हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का जो टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो करते हैं आज की स्टार्टिंग। हाइट एंड डिस्टेंस, और ये जो आपका टॉपिक है, इट इज़ द टॉपिक इज़ ए एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री भी बोलते हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री मतलब कई बच्चे जैसे इस तरह से पूछते हैं कि टिक्नोमेट्री का यूज़ क्या होता है। तो टिक्नोमेट्री का जो यूज़ है वो करेंगे आज हम, और टॉपिक का हमारा यहाँ पर नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे को टिक्नोमेट्री की थोड़ी थोड़ी कुछ नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हमारे को कुछ टेबल बनाना आना चाहिए। हमारे को यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ठीक है, इन तीनों के रेशियोज पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर फर्स्ट हमारे को यहाँ पर ये बात पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। कई बार मतलब इसके लिए, इस टॉपिक के लिए अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलूं कि दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री, ठीक है, दिस इज द वन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। कई बार हमारे को हाइट और डिस्टेंस का को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। हमारे को वहाँ पर कुछ डेटा गिवन होता है, लेकिन एक्चुअल मेजरिंग वहाँ पर कोई गिवन नहीं होती। एक्चुअल मेजरिंग हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं गिवन नहीं होती, लेकिन हमारे को किसी टावर के लिए हाइट फाइंड आउट करनी है, किसी बिल्डिंग के लिए हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मैथमेटिक्स में, उसको सॉल्व करने के लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? देखो, हाइट और डिस्टेंस, तो आप अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये एक हाइट है और ये पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट ए है, इससे लेकर के बी तक एक पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस होगी, एंड ए से लेकर के सी तक ये पर्टिकुलर कोई हाइट होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका एक मेजरमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर B को C से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर B को C से ज्वाइन किया। B को C से ज्वाइन करने पर डेफिनेटली यहाँ से कोई ना कोई एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे को कोई ना कोई एंगल दिखेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ कर रहे हैं, और जैसे हमारे माइंड में राइट एंगल ट्राइंगल आता है, वैसे हमारे दिमाग में टिक्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाना चाहिए, ठीक है। टिक्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा हमारे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इतनी नॉलेज हम लोग पहले से रखते हैं। टिक्नोमेट्री पढ़ने के बाद ही इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम टिक्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे, टिक्नोमेट्रिक टेबल का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई आपको ये पूछता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए कि इसकी वैल्यू हम 1/2 यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है। 1/2 कहाँ से आया? तो हम टिक्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ करके आते हैं, तो आपको ये बात पता होती है कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। क्लियर? अब देखो, इस चैप्टर की एक बहुत अच्छी तरीके से स्टार्टिंग करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हाइट और डिस्टेंस पर किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मुझे साइन, कॉस और टैन के रेशियो पता होना चाहिए। मुझे टिक्नोमेट्रिक टेबल बनाते आता है, ठीक है, मतलब आप लोगों को आता है। क्लियर? और आपको वहाँ पर जैसे अभी मैंने एग्जांपल एक लिया था, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 60 डिग्री, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कुछ ना कुछ होती हैं जो पता होनी चाहिए। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर देखो, अब जो एक्चुअल मेजरिंग है, यहाँ पर नंबर 1 जो हमारे पास में टर्म है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। देखो, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सोचने की कोशिश करें कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसको देखने के लिए कुछ इस तरीके से इसको मैं देखूंगा, तो मेरी आई से जो यहाँ से एक कांटेक्ट यहाँ पर बना पा रहा हूँ, इसको हम इससे हम कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा। तो हम जिस एंगल का यहाँ पर एक मेजरमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी अगर एंगल का एक मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देख रहा हूँ, ये आई है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन माननी चाहिए। क्या मानना चाहिए? एक हॉरिजॉन्टल लाइन मानना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है,
यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब एक पॉइंट से मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट कहीं नीचे हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं नीचे हो, तो मुझे उसको कुछ इस तरीके से देखना पड़ रहा है। यहाँ से ये जो आपकी आई है, इससे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको एक बार पूरा बना लेते हैं हम, ठीक है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। और यहां पर जो एंगल आपका बन रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड टर्म में यहां पर डिफाइन है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर मेरे पास में कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कुछ इस जगह पर है, तो मुझे इसको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ मेरी आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ से जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम कर रहा हूँ, ये पॉइंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट जिसको मैं अभी एक्स बोल रहा हूँ, ये आपका लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ ए नाम दे दें इसको, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ओ बी नाम दे दें। यहाँ पर भी ये एक एंगल मेजर करेंगे हम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो दो टर्म्स हैं जिसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर मेरे पास में मेरी आई के कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऊपर की तरफ है, एक बार हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर होती है। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर बात करते हैं। इसको भी रफ करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन as well as angle of elevation as well as angle of depression are measured with reference to horizontal line, टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। जैसा अभी हम कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं पहले अपनी आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को एज्यूम कर रहा हूँ, और फिर जो एंगल यहाँ पर बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पर है तो फिर आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात। सेकेंड नंबर पॉइंट देखें। Second point is all objects
such that माउंटेन्स, जैसे एक माउंटेन है, ठीक है, कोई टावर है, कोई बिल्डिंग है, तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स शैल बी कंसीडर इनको हम लीनियर कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा ये है कि एक माउंटेन कुछ इस तरह का बनाएंगे, ठीक है, लेकिन हम माउंटेन ऐसा नहीं बनाएंगे हमारे डायग्राम में। हम किस तरह का यहां पर एज्यूम कर रहे हैं, इसको एज ए लीनियर एज्यूम कर रहे हैं। अगर मेरे पास में कोई बिल्डिंग है तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर कोई बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दूंगा ऐसा, ठीक है, उसको भी हम यहां पर क्या एज्यूम करेंगे। अगर मेरे पास कोई पॉल है, ठीक है, पॉल को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। अगर हमारे पास में कोई टावर है, ठीक है, कोई टावर है, जैसे एक कोई भी टावर, तो उसको भी हम यहाँ पर एक लीनियर ही एज्यूम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से आपको केवल एक लाइन बनानी है। अगर वो बिल्डिंग है, अगर वो कोई माउंटेन है, ठीक है, ऐसा हमारे को वहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करना हमारे डायग्राम में। हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी हमारे को कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो पहले सबसे फर्स्ट हमारे को उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमने ये बोला कि यहाँ पर अगर ये माउंटेन है, कोई टावर है, ठीक है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एज ए लीनियर कंसीडर करेंगे। लीनियर मतलब एक लाइन, उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आप यहाँ पर इस तरीके से भी सीख सकते हैं कि मैंने इसको एक लाइन कंसीडर कर लिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, इज नेग्लेक्टेड अगर हमारे को जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर उसकी हाइट यहां पर गिवन नहीं है, हाइट यहां पर गिवन नहीं है, जैसे मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं पर्टिकुलर किसी पॉइंट को यहां पर देख रहा हूं, तो मेरी आई से ही जो सारे मेजरमेंट हो रहे हैं उसमें मेरी हाइट को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उस पूरे प्रोसेस में, उस पूरी प्रॉब्लम के अंदर हमारी हाइट को नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हमारे को कोई क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम वहां से जो आई से जो डायरेक्टली हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वहां पर कुछ गिवन है ऑब्जर्वर की, अगर वहां पर हाइट गिवन है तो फिर उसका मेजरमेंट होगा, अदरवाइज हम उसको नेग्लेक्ट मान के ही पूरी वर्किंग करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर। अगला पॉइंट हम थोड़ा इसको रफ करके लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा कुछ पॉइंट्स हैं और बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। फोर्थ नंबर पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है।
एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज्ड एज द ऑब्जेक्ट ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा हमने, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज्ड एज द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द राइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट, राइट ऑफ द लाइन ऑफ साइट। जैसे फॉर सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे इसको देखना है, लेकिन अगर मैं अभी इतनी डिस्टेंस से इसको देख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट के पास में आता जाऊंगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट के पास में आते जाएंगे, ठीक है, तो हम देखो इस ऑब्जेक्ट के पास में आ रहे हैं, ध्यान दें इस बात पर कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पास में आ रहा हूं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है, हम कुछ यहां पर हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, और यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं यहां से कुछ आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, तो मेरा ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल यहां पर बनेगा, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, सपोज यहां पर अगर 30 डिग्री था तो यहां पर हो सकता है कि इससे ज्यादा एंगल मिले, और ज्यादा एंगल मिलेगा, ठीक है, और ज्यादा एंगल मिलेगा। अगर मैं किसी बिल्डिंग को बहुत दूर से देखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर हम किसी बिल्डिंग को बहुत दूर से देख रहे हैं, एक डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे उस बिल्डिंग के पास में आते आते हैं वैसे हमको कुछ इस तरीके से उसको देखना पड़ता है। क्लियर? इसका मतलब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर हुई बात? मतलब हमारे को यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी मिल सकती हैं कि जिससे मैं यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करूँगा, एक इस पॉइंट से, एक इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मेरे पास में यहाँ पर 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और ये कुछ टावर है, सपोज ये एक बिल्डिंग है, टावर है, कुछ भी है। क्लियर? तो जब हम यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस में एंगल गिवन होते हैं, कई बार क्वेश्चन में एंगल गिवन होते हैं, कई बार हमारे को एंगल फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं यहाँ पर। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई एंगल गिवन है, सपोज से एक एंगल गिवन है 45 डिग्री और दूसरा गिवन है 30 डिग्री, तो मुझे 30 डिग्री वाले एंगल को इस जगह पर लेना चाहिए, 45 डिग्री वाले एंगल को इस जगह पर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बिल्डिंग से दूर की तरफ जा रहे हैं, अगर कोई पर्सन बिल्डिंग से दूर की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बिल्डिंग की तरफ आ रहा है या टावर की तरफ आ रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का केस हमारे को एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी देखने को मिलता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस जगह पर है और मैं इसको अभी बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा, तो जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, चूंकि अभी भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लेकर के ही एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूं, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी भी वो डिप्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहां पर जहां पर एलिवेशन एंगल हमने लिख रखा है और डिप्रेशन एंगल भी हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के लिए यही केस बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अब। ये कुछ वो पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा भी देखो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। जैसा भी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पर आपके लिए लिखा कि आपको यहां पर पता होना चाहिए कि साइन थीटा कितना होता है, ठीक है, कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा कितना होता है। इतने में आपका हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व हाइट एंड डिस्टेंस की, वो अगर आपको साइन कॉस टैन की वैल्यू पता है तो आप इतना कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन इन्हीं पर आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं यहाँ पर कॉट थीटा का यूज़ करूँगा।
क्लियर। सेकंड थिंग, क्या आपको यहां पर यही पता होना चाहिए कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, हालांकि ये बच्चों को पता होती है 1.141 एंड 1.732, ठीक है, ये वाली वैल्यूज पता होती हैं। कई बार हमारे को इन वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज गिवन भी होती हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है। कभी कभी हमारे को इस वैल्यू का यूज करना पड़ता है, कभी कभी हमारे को कुछ ऐसी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है वहां पर जिसमें हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरे पास में यहाँ पर 1/√3 -1 अगर मेरे को कभी मिल गया तो मैं इसको रैशनलाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर कुछ ना कुछ रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब आंसर तक पहुंचने के लिए ये कुछ कैलकुलेशंस हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो अभी मैंने आपको यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा दिए हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। उन पॉइंट से हम यहाँ पर सबसे जो उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे को यहाँ पर डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, (60 degree with the floor and its lower end is 20 meter from the wall. ठीक है, फाइंड द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। देखो यहां पर क्या करेंगे आप, क्या है क्वेश्चन, लैडर मैक्स, थोड़ा सा यहां पर गैप दे दें, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब वो एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहां से, विद द फ्लोर। ठीक है, विद द फ्लोर, फ्लोर तो यही होगा। एक लैडर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लैडर कुछ इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब मुझे यहां पर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सबसे फर्स्ट यहां पर मुझे एक अच्छा सही डायग्राम बनाते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो हम यहां पर देखो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग, सॉरी एक वॉल, जिसको हमने अभी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में इस तरीके से देखा कि हमारे को यहां पर लीनियर ही एज्यूम करना है। ऐसा मैंने एक इसको बोल देते हैं अपन बी पॉइंट, ए एंड सी पॉइंट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये तो मेरा डायग्राम हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये गिवन है कि बी से लेकर के जो सी तक की डिस्टेंस है, बी से लेकर के इस वॉल से लेकर के इसका जो लोअर एंड है उसकी जो डिस्टेंस है मेरे पास में वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, वो कितनी है, 20 मीटर फ्रॉम द वॉल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, मतलब मैं यहां से ए से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। और यहां पर जो एंगल बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहां पर।
लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर, ठीक है, फ्लोर के साथ में वो एंगल बना रहा है, तो फ्लोर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, और यहां से जब हम इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो चुकी है अभी। अब यहां पर मेरे पास में जो गिवन डाटा है, वो गिवन डाटा ऐसा नहीं है कि मेरे पास में कोई एक्चुअल लेंथ पता हो मेरे को किसी की भी, मेरे को यहां से यहां तक की लेंथ पता है, लेकिन एक डाटा मुझे एंगल में गिवन है, एक डाटा और गिवन है जो क्या है, एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये मेरे पास में हाइपोटेनियस है, ठीक है, हम ये फाइंड करना चाहते हैं। यहां पर मेरे पास में BCA जो एंगल है वो 60 डिग्री मुझे पता है, ये डाटा है हमारे पास में। तो हम यहां पर देखो इन ट्राइंगल, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एंगल B इसमें 90 डिग्री है। तो हम यहां पर देखो क्या क्या लिख सकते हैं, वी हैव, अगर मैं यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूं तो मुझे कुछ ऐसे देखना चाहिए कि मेरे पास में एक हाइपोटेनियस है, एक मेरे पास में बेस है, ठीक है, बेस मतलब मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हाइपोटेनियस को H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्या मुझे H और B के अंदर रेशो पता है? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये कोस का रेशो होता है। तो हम यहां पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूं, बेस मीन्स BC और हाइपोटेनियस मीन्स AC। क्लियर हुई बात? अब यहां पर थीटा का हम यूज करें तो मुझे यहां पर cos 60 डिग्री लिखना चाहिए, यहां पर मुझे BC यहां पर आपको कितना गिवन है 20, ठीक है, और AC हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, AC हम यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है। तो देखो अब आगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो मुझे cos 60 की वैल्यू पता होती है हमारे को बाय टेक्नोमेट्रिक टेबल, 1/2 इसकी वैल्यू होती है, यहां पर आपको मिला 20 और अपॉन में आपको यहां पर मिला AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे AC की वैल्यू मिलेगी यहां पर 40 मीटर, ठीक है, मतलब यहां पर लैडर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लैडर इज 40 मीटर। क्लियर हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन लिया अभी हमने, ठीक है, बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे को यहां पर सीधे एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद में मुझे इस तरह की कुछ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, इस टाइप की मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी है। अभी मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर साइन, कॉस और टेन का यूज करेंगे, कैसे यूज हुआ, इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज हुआ। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्डिंग इज 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग शेडो है बिल्डिंग का। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन when the angle of elevation of the sun सिक्सटी डिग्री, यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग,
हम यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर? तो देखो, अगर मुझे बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, एक बिल्डिंग है, उसका शेडो, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाए, ठीक है ना, तो उसको हमने लीनियर कंसीडर करना है, बिल्डिंग को लीनियर कंसीडर करना है। अब सन सपोज यहां पर है, तो इससे जो शैडो यहां पर बनेगा, इससे जो शैडो यहां पर बनेगा वो इतना ही बनेगा, ठीक है, इतना ही बनेगा ना। क्लियर हुई बात? तो यहां पर आपको गिवन क्या क्या है हमारे पास में, देखो गिवन इंफॉर्मेशन। अगर मैं यहां पर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना पाएंगे जिसका बेस मुझे यहां पर गिवन है 100 मीटर, जिसका बेस हमारे को यहां पर गिवन है 100 मीटर। ये हमने समझने के लिए बनाया डायग्राम। एक अच्छा डायग्राम ऐसा नहीं बनाना हमारे को एग्जाम में, ठीक है, हमारे को ऐसा भी नहीं है कि वहां पर सन बताना है। हम सीधे सीधे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपको 100 मीटर गिवन है और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 डिग्री गिवन है। बिल्कुल सेम एस क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर क्वेश्चन किया। यहां पर भी मुझे देखो बेस गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। अब मुझसे यहां पर इस वाले क्वेश्चन में हमारे से बिल्डिंग की हाइट पूछी गई। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर हम जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे यहां पर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, मुझे यहां पर बेस गिवन है, एंगल भी गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर मेरे पास में दो रेशो है, एंगल भी है, मेरे पास में दो रेशो है, मेरे पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व अच्छी तरीके से करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर मानते हैं लेट ए बी बिल्डिंग, ठीक है, इसको हमने यहां पर बिल्डिंग मान लिया। तो हम इसी की यहां पर हाइट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बिल्डिंग है, ए बी हमारे लिए एक बिल्डिंग है जिसको हमने लीनियर कंसीडर किया है। यहाँ पर लीनियर मतलब एक लाइन की तरह इसको हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास में जो डिस्टेंस है और ए बी जो आप यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर ये जो आपके पास में डिस्टेंस है मतलब लेंथ ऑफ शेडो, इसको अपन इस तरीके से लिख लें, लेंथ ऑफ शेडो BC वो है आपके पास में 100 मीटर। इसके अलावा मुझे यहां पर एंगल BCA इसका मेजरमेंट हम कर रहे हैं। तो BCA यहां पर हमारे को गिवन है 60 डिग्री। अब अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, दो तरीके होते हैं हमारे पास में लिखने के, या तो मैं डायरेक्ट यहीं पर इस तरीके से बता दूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में ABC। ओके, वी हैव, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा, ठीक है, कितना आएगा, tan थीटा होता है AB मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया AB अपॉन बेस, बेस का मीनिंग हो गया यहां पर BC। इन सभी की हम यहां पर अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यहां पर tan 60 डिग्री लिखना है, यहां पर AB 100 है और BC, सॉरी AB हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो हमें फाइंड ही करना है, और BC की वैल्यू यहां पर 100 है, ठीक है, BC की वैल्यू यहां पर कितनी है, 100 है। यहां तक क्लियर हुई? अब देखो यहां पर नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि हमारा को tan 60 डिग्री देखना है। तो आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री तो सबने पढ़ी है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री आप सब लोग पढ़ करके आए हो, तभी इस वाले चैप्टर को पढ़ा जा सकता है। तो tan 60 डिग्री आप दोबारा से एक बार सोचो कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, tan 60 डिग्री की आपको वैल्यू मिलेगी वहां पर √3, और ये वैल्यू है आपके पास में AB अपॉन 100। फर्दर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपको AB की जो लेंथ है वो आपको मिलेगी 100√3, ठीक है, सब कुछ मीटर में चल रहा है, इसलिए अब इसका भी हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस में करेंगे, मीटर में। यहाँ पर ये 100 मीटर है,
तो यहाँ पर भी जो मेरा मेजरमेंट है वो किस तरह का है कि ये 100 मीटर है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये इस तरह टाइप की बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम से ही हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हम यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कई बार हमारे को क्वेश्चन में पूरा इस तरीके से गिवन होता है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर tan थीटा का यूज कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम आगे, तो मुझे कई बार 2 बार यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम tan थीटा का यूज किया, सेकंड टाइम हो सकता है मैंने sin थीटा का यूज कर लिया। ठीक है, या मैंने सेकंड टाइम किसी दूसरे ट्राइंगल के लिए भी tan थीटा का ही यूज किया। क्लियर? तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन find the angular elevation of the sun when the shadow, देखो यहां पर पूछना क्या चाह रहा है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ when the shadow of 10 meter क्वेश्चन को अब देखो समझने की यहाँ पर कोशिश करो। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर हमारे को बोला गया कि एंगुलर एलिवेशन, मतलब एंगुलर एलिवेशन मतलब एक एंगल हमारे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग पॉल, मतलब एक पॉल है, उसकी हाइट हमारे को कितनी गिवन है? 10 मीटर गिवन। ये जो पॉल है इसकी हाइट हमारे को 10 मीटर गिवन है, और ये जो शेडो बन रहा है इसकी लेंथ, ये जो शेडो बन रहा है ये आपका tan√3 है। ठीक है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर? वो एंगल हम यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें आपको एंगल फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम, मैं ऐसा कुछ एज्यूम करूँ कि मैं इसको ए पॉइंट एज्यूम करूँ, इसको बी एज्यूम कर लूँ, इसको सी एज्यूम कर लूँ। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एज्यूम करें हम, लेट ए बी द पॉल। ठीक है, ए बी ये हम पॉल एज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पर जो ए बी आपने एज्यूम इसको कर लिया, ए बी के आपको यहां पर हाइट भी गिवन है कि 10 मीटर है। ठीक है, एंड यहीं पे साथ में लिख लेते हैं, एंड ए सी बी शैडो। अब आपको जो जो गिवन है इंफॉर्मेशन, इसमें मुझे ए बी की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, बिल्कुल इसी तरीके से ए सी की वैल्यू tan√3 गिवन है। ठीक है, सब कुछ मीटर में है। यहाँ पर हम यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कि मेरे को यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दिख रहा है। ठीक है, हमारे को यहाँ पर एक तो बेस दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर दिख रहा है।
तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी बी ए लिखना चाहिए इसको, या सी ए बी लिख देते हैं, सी ए बी। ए पर हमने यहाँ पर राइट एंगल एज्यूम किया है, ओके। ए पर हम यहाँ पर राइट एंगल एज्यूम कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरीके से राइट एंगल बता सकते हैं। ये एक पॉल है, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से एज्यूम करते हैं। फर्स्ट नंबर, इसको हमारे को लीनियर ही एज्यूम करके चलना है। सेकंड नंबर कि ये एक राइट एंगल ही बनाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी पॉल ऐसे है, ठीक है। ऐसा हमारे को कुछ भी एज्यूम नहीं करना। हमारे को जैसा क्वेश्चन गिवन होता है बस उसके अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पर डायग्राम बनाते आना चाहिए। डायग्राम में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको फेच करते आना चाहिए, और फिर हमारा आराम से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व होता है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले से आती है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा से मैं tan थीटा का ही यूज़ कर रहा हूँ। tan थीटा मेरे पास में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर मेरे पास में परपेंडिकुलर का मीनिंग बनेगा ए बी और बेस मीन्स ए सी। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ tan थीटा, तो मेरे पास में यहाँ पर ए बी मीन्स tan, और ये आपके पास बनेगा tan√3। ये tan इस tan को कैंसिल आउट करेगा। फर्दर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि tan थीटा की वैल्यू मुझे 1/√3 आते हुए दिख रही है, ठीक है, 1/√3। अब tan थीटा 1/√3 होता है, कहाँ पर होता है? तो हमारे पास में पूरी टेबल होती है। एग्जाम में वैसे हम टेबल बना भी लेते हैं, ठीक है। कई बच्चे एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही उस टेबल को बना देते हैं। मोस्ट ऑफ शायद मेरे हिसाब से 2 और 3 मिनट के अंदर वो टेबल बन जाना चाहिए, ठीक है। उसकी भी एक ट्रिक होती है आराम से उसको बनाने की, ठीक है। तो देखो आप tan थीटा 1/√3 आपको किस जगह पर मिलेगा, बस वो ही आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसा देखते हैं कि 1/√3 tan आपको मिलेगा 30 डिग्री पर। आप चाहें तो अपनी टेबल में एक बार और देख लें इसको, ठीक है। 1/√3 आपको 30 डिग्री पे मिलता है, और √3 अगर आ जाता है तो वो 60 डिग्री पर मिलता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसका यूज भी किया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और देखो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह का अगर मैं यहाँ पर और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए पॉल 6 मीटर हाई, और उसकी अगर शेडो गिवन है, मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ। डायरेक्ट इसका डायग्राम है आपके पास में, कि अगर आपको कुछ इस तरीके से बोला जाता है ए पॉल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब ये तो है पूरा 6 मीटर, और ये जो इसकी शेडो बन रही है ये बन रही है 2√3, ठीक है। और आप यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहां से भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। क्लियर। यहां पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है। जो कंसेप्ट अभी हमने यहां पर अप्लाई किया वैसा का वैसा कंसेप्ट हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई बार बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसे फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ पॉल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितनी हाइट है पॉल की उतना ही शेडो यहां पर बन रहा है, तो आपको वहां पर कोई न्यूमेरिक डाटा गिवन नहीं है। आपको केवल ये बोला गया कि एक पॉल है और ये जो शेडो बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। मैं इसको भी एक्स एज्यूम कर लूंगा, इसको भी एक्स एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। इसको भी हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, इसको भी हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें मैं आपसे ये कहता कि ये आपके पास में एक पॉल है और ये जो शेडो यहां पर बन रहा है, ठीक है, ये जो पॉल है और ये जो शेडो यहां पर बन रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है, कोई बात नहीं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो और ज़्यादा बेटर हो गया ये काम। मैंने इसको भी एक्स एज्यूम कर लिया, इसको भी एक्स एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में आपके पास में देखो एक्स अपॉन एक्स आप करेंगे, एक्स अपॉन एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो tan थीटा 1 किस जगह पर मिलता है? 45 डिग्री पर मिलता है, ठीक है। याद रखें ऐसे क्वेश्चंस करने का हमारा तरीका बिल्कुल इसी तरह का सा रहता है। ऐसे वाले केसेस में आपके पास में थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 45 डिग्री, ओके। ऐसे वाले केसेस में आप खुद फाइंड आउट करके देखें, और ये वही केसेस के क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को अभी हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है।
सिंपल है, ये बिल्कुल एक बेसिक स्ट्रक्चर था। और हम अपना अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।